बीआरएस पार्टी के सरबराह के सीआर की सदारत में एक अहम तैयारी मीटिंग असनाहा का सिमियलॉ का आगाज हुआ है। इस इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा और अहम कारकुनान शरीक हैं। मीटिंग का मरकजी मकसद जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में इख्तियार की जाने वाली इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमलियों पर बातचीत करना है। इस सीआर खुद शुरका को मुहिम के हवाले से हिदायत दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह की हिकमत अमलियों, अवामी राबता और इंतखाबी एजेंडे पर तफसीली रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। ये मीटिंग जुबली हिल्स सीट को जीतने के लिए बीआरएस के संजीदा अज़ाइम और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की निशानदेही करती है। बीआरएस के रहनुमा के टीआर ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया है, जिसमें कहा गया है कि एक दियानतदार आईएएस अफसर एसएम रिजवी ने सिर्फ 10 साल की सर्विस के बावजूद बीआरएस यानी रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दी है। केटीआर ने दावा किया है कि रिजवी के इस फैसले की वजह वजीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद और काबीनी वजीर जावपली के बेटे के दरमियान 500 करोड़ रुपए के ठेकों टेंडेंस पर जारी शदीद तनाज़ा है। केटीआर के मुताबिक ईमानदार अफसर ने इस तनाज़े और दबाव से तंग आकर सर्विस से अलहदगी का फैसला किया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर संगीन सवाल उठाया कि दो बाअसर अफराद के दरमियान ठेकों की कशमकश की वजह से एक मेहनती और तजर्बाकार अफसर को क्यों कुर्बान होना पड़ रहा। ये इल्जाम तेलंगाना में मौजूदा हुकूमत के तहत दफ्तरी दबाव और बदउनवानी के हवाले से खदशात को उजागर करता है। अधिकारी सैयद अली मुर्तजा रिजवी అట్లాంటి రిజ్వీ గారు ఒక నిజాయితీపరుడైన అధికారిగా ఆయనకు పేరుంది. అట్లాంటి రిజ్వీ గారు కూడా ఈరోజు దాదాపు 10 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండగానే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకునే స్థాయికి వచ్చింది. దౌర్జన్యాలు, దుర్మార్గాలు, అరాచకాలు అంటే ఎంత దరిద్రంగా ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తున్నదో, ఎంత నికృష్టంగా ఈ ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి యొక్క వైఖరి ఉందో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. ముఖ్యమంత్రి గారి అల్లుడికి ఓ టెండర్ కావాలంట ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో, మంత్రి గారి కొడుకేమో ఆయన కాకుండా ఇంకెవరికో ఇవ్వాలంట. సో ఇద్దరు పంచాయతీ అన్నమాట. ముఖ్యమంత్రి గారి అల్లుడు, మంత్రి గారి కొడుకు. 500 కోట్ల టెండర్ పంచాయతీ ఇది. ఈ టెండర్ పంచాయతీలో మధ్యలో నలిగిపోయిన రిజ్వీ గారు ఇవాళ 10 సంవత్సరాల తన సర్వీస్ను వదులుకొని నాకు వద్దు ఈ దౌర్భాగ్యపు ప్రభుత్వం, ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అని చెప్పి రాజీనామా చేసి వారు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ పెట్టుకొని తప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. వాలంటరీ రిటైర్మెంటు ఆయన పెట్టుకుంటే, అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఇది బయటికి ఎట్లా వచ్చింది వ్యవహారం మొత్తం కుంభకోణం అంతే. మంత్రి గారు జూపల్లి కృష్ణారావు ఎక్సైజ్ మంత్రి, ఆయన ఈ ఉత్తరం రాసిండు. ఏమని? ఈయన అధికారి ఐఏఎస్ అధికారి గారు పెట్టుకున్న వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ను ఆమోదించవద్దు, ఆయన మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి, నేను చెప్పినట్టు వినలేదు, ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు విన్నాడు, ఆయన అల్లునికి వచ్చింది, నా కొడుకు రాలేదు అని చెప్పి ఆ అధికారి మీద కక్ష తీర్చుకోవడానికి మంత్రి గారు రాసిన ఉత్తరం అధికారిని చివరికి తన వాలంటరీ తీసుకునే, రిటైర్మెంట్ తీసుకునే పరిస్థితి తెచ్చింది. తప్పుడు పనులు చేయమని అధికారులను ఈ రకంగా వాళ్ళని అవమానిస్తూ చివరికి వాళ్ళు విలువైన ఐఏఎస్ అంటే, ఐపీఎస్ అంటే ఈ భారతదేశంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వంలో ఉండే కొలువులు, మరి వారిని కూడా ఈ రకంగా వేధించి మంచి అధికారులను కూడా పారిపోయేటట్టు. बीआरएस के रहनुमा के टीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए एक अहम सियासी हमला किया है। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने फौज से मुताल्लिक जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मुख्तस कर दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ये जानते हुए भी कि ये फौज की जमीन है और फौज इसे वापस ले लेगी, मुस्लिम अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे मामले में केटीआर ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के इस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने बिहार में कहा था कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम अवाम अब तक गरीब है। केटीआर ने पूछा कि अगर मुसलमान गरीब हैं तो क्या 60 साल तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी इस गुर्बत की जिम्मेदार नहीं है। ये बयान कांग्रेस की हुक्मरानी में मुसलमानों की समाजी और इक्तिसादी हालत पर तनकीद को जाहिर करता है। आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन, कहाँ है वो जगह, क्या अलकापुरी कॉलोनी,
शेख पेट के एतराफ में उसके बगल में वहाँ पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के है। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो 200-500 गज, क्या है वो 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार है? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है, और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है, गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है, और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप। नहीं, मैं उसके बारे में भी बोलने वाला हूं बड़े भाई, 1 मिनट। बीआरएस पार्टी ने एचवाईसी के बानी और समाजी कारकुन सलमान खान की अहम शमूलियत का ऐलान किया, जिन्हें कारगुजार सदर के टीआर ने पार्टी में खुश आमदीद कहा। ये शमूलियत बीआरएस की अवामी रसाई को मजबूत करने की कोशिश है। बीआरएस में शामिल होने के बाद अक़लियती रहनुमा सलमान खान ने कांग्रेस पर मुसलमानों को सियासी तौर पर दबाने की साजिश का संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 2 साला दौर में किसी अक़लियती रहनुमा को कोई ओहदा नहीं मिला, और जब उन्होंने कांग्रेस की शिकस्त का मुतालबा किया तो वज़रा ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। सलमान खान ने कहा कि वो सेकुलरिज्म को जिंदा रखने वाली बीआरएस में शामिल होकर खुश है। उनका ये बयान कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात और अक़लियती तबके की नाराजगी को नुमायां करता है कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने हैं के लिए हम तैयार हैं। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे रहो। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं
एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सलमान भाई, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं, वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं तेलंगाना जागृति की सदर कलवा किंटला कविता ने एक नए अवामी रसाई के प्रोग्राम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस माह की 25 तारीख से इनके आबाई शहर निजामाबाद से जन्म बाटा नामी प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। ये प्रोग्राम रियासत के तमाम 33 अजला में फैलेगा और इसे 4 माह की मुद्दत के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। कविता ने वजाहत की कि वो हर जिला में 2 दिन क़याम करेंगी और वहां के मसाइल को बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगी। इस मुहिम के दौरान वो मुआशरे के तमाम तबकात से मुलाकात करेंगी, जिनमें दानिश्वर, तालीम याफ्ता अफराद, किसान, नौजवान और ख़वातीन शामिल हैं। जन्म बाटा का मकसद मुख्तलिफ तबकों के लोगों से राबता कायम करना, उनके मसाइल सुनना और उनके लिए हल तलाश करना है। ప్రారంభించి 33 జిల్లాలు కూడా 4 నెలల పాటు కంటిన్యూస్ గా మేము మరి పర్యటన చేస్తాం. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా 2 రోజులు ఉండి అక్కడ ఉండేటటువంటి మేధావులను, విద్యావంతులను, అదేవిధంగా రైతులను, రైతు కూలీలను, విద్యార్థులను, ప్రతి ఒక్కరిని, అందరికన్నా ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలను, మా యువకులను అందరినీ కూడా కలిసి మరి ఆయా జిల్లాల్లో ఉండేటటువంటి సమస్యలేంటి, వాటి పరిష్కారానికి ఏ దిశగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి అదేవిధంగా ప్రతిపక్షాలు ఈ వైఖరి ఎట్లా ఉంది, ఇంకా ఎట్లా ఉండాలి, ఇటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా కూలంకుషంగా చర్చించడానికి జాగృతి జనం బాట ఒక వేదిక అవుతుందని చెప్పి మేము బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాం. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో దైవం యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలని, ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాకముందు మన గుట్ట చాలా విస్మరణకు గురైంది. మన గుట్టకు తెలంగాణ వచ్చినాక గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మంచి ఆదరణ వచ్చింది, చక్కగా పునర్నిర్మించుకున్నాం. మరి ఈ గుట్ట యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని, దీని యొక్క పవిత్రతను కాపాడే విధంగా ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి పాలకులు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. మేము అక్కడ వస్తూ ఉంటే చూసినాం, రకరకాల విచిత్రమైన హోర్డింగ్లు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లు గుట్ట మీద పెడుతున్నారు. అటువంటి కాకుండా తిరుమలలో ఏ విధంగా అయితే కేవలం స్వామివారి కార్యక్రమాలు వస్తాయో, స్వామివారి ఫోటోలు పెడతారో, అటువంటి పెడితే భక్తులందరికీ బాగుంటుంది. ఇంకా చాలా సమస్యలు పొడి చుట్టూ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా మేము మళ్ళీ యాదాద్రి భువనగిరి పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు सदी पेट में एक तकरीब के दौरान अवामी फलाह व बहबूद के वादों पर गर्मा गर्म बहस देखने में आई। एक खातून ने वजीर विकेट सवामी से सवाल किया कि अपने तालिया भर सोना तूला अब गोल्ड देने का जो वादा किया था वो कब मिलेगा। जवाब में वजीर वीक ने दावा किया कि साबिका BRS हुकूमत ने 10 साल में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया। इस पर BRS के हरीश राव ने फौरी और सख्त रद्द अमल देते हुए कहा, हमने 6-5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए, अगर आप मुझे गलत साबित कर दें तो मैं इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। जब वीक ने मजीद सवाल किया कि क्या BRS ने डबल बेडरूम के मकानात बनाए, तो वही खातून ने फौरन मुदाखलत करते हुए कहा, हरीश राव ने हमें मकान दिया है। इस वाक़ये ने दोनों पार्टियों के दरमियान फलाही स्कीमों पर जारी सियासी कशमकश को उजागर कर दिया। डबल बेडरूम इल्लू अडुगु
మేము ఇచ్చిన మొత్తం మీరు అబద్ధం ఆడింది ఒక మంత్రి నుండి అబద్ధం ఆడింది సార్ 6,50,000 రేషన్ కార్డు మేము ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడే రాజీనామా చేసుకోవటాం. అట్లా మీరు అబద్ధం ఆడకండి. మేము కూడా ఇచ్చిన ఎందుకు నిజంగా అసలు చనిపోయిన వాళ్ళ రేషన్ కార్డు ఇచ్చింది కానీ కొత్త రేషన్ కార్డు ఇవ్వనే లేదు. ఇచ్చిన సార్ వద్దు ఇక ఆ డిబేట్ ఇక్కడ వద్దు. కానీ వాస్తవాలు కూడా మొత్తం సిద్దిపేట అర్బన్ ఏరియాలోనే 5,000 పైగా రేషన్ కార్డు ఇచ్చారు సార్, కొత్త రేషన్ కార్డు సిద్దిపేటలో. సిద్దిపేట కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం కలిసి దాదాపుగా 5,000 రేషన్ కార్డు ఇచ్చారు సార్. మన పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టాం కదా సార్ జూలై. అదే అందరూ కూడా మీరు గమనించాలి. 10 సంవత్సరాలు మనకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. తప్పు సార్. 6,50,000 రేషన్ కార్డు మేము కూడా ఇచ్చిన మొత్తం మీరు అబద్ధం ఆడింది ఒక మంత్రి నుండి అబద్ధం ఆడద్దు సార్. 6,50,000 రేషన్ కార్డు మేము ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడే రాజీనామా చేసుకోవటాం. అట్లా మీరు అబద్ధం ఆడకండి. మేము కూడా ఇచ్చిన ఎందుకు నిజంగా అసలు చనిపోయిన వాళ్ళ రేషన్ కార్డు ఇచ్చింది కానీ కొత్త రేషన్ కార్డు ఇవ్వనే లేదు. ఇచ్చిన సార్ వద్దు ఇక ఆ డిబేట్ ఇక్కడ వద్దు. కానీ వాస్తవాలు ఏంటంటే మీరు నిజంగా आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्र बाबू नायडू ने दुबई में मुनक़िदा एक रोड शो में रियासत के लिए सरमायाकारी हासिल करने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया। वजीर आला ने सरमायाकारों को मदऊ करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश आइए, रियासत में मौजूद मौक़े का जायजा लीजिए और सरमायाकारी कीजिए। रोड शो के दौरान वजीर आला ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत में सरमायाकारी के वसी इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने सरमायाकारों को भरोसा दिलाया और रियासत में कारोबार के लिए साजगार माहौल की वजाहत की। ये दौरा आंध्र प्रदेश की इक्तिसादी तरक्की को तेज करने और बैन अल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों को राग़िब करने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा है। Track record, even earlier, we won't disappoint you. We will service utmost efficiently. Once you decide to invest in Andhra Pradesh, it will be our project. That means investor and government project. We will do everything possible to complete your project and we will nurture continuously. It is a win-win situation. So I am requesting all of you, as on today, if you see, nearly 10 lakh crores, more than 10 lakh crores investment has come as on today. 11 lakh crores investment has come. Another 5 to 6 lakh crores on pipeline. That is the credibility we are having. Lot of opportunities. We are preparing all projects. Anybody is having any doubt. आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर और वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक संगीन इल्जाम आयद किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हिंदूपुर के एमएलए नंदमोरी बालाकृष्णा बिलवा असेंबली में नशे की हालत में आए थे। उन्होंने इस पर सख्त सवाल उठाया कि स्पीकर ने एक नशे में धत शख्स को असेंबली में बोलने की इजाजत कैसे दी। जगन मोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि बिलवा के तबसरों पर गौर करने से पहले उनकी नफ्सियाती हालत साइकोलॉजिकल स्टेट का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। ये बयान इस बात को उजागर करता है कि वाईएसआरसीपी सरबराह ने बालाकृष्णा की कारकर्दगी और जहनी हालत पर शदीद शकूक का इजहार किया है। इस इल्जाम ने रियासत की सियासी फिजा में गर्मा गर्मी पैदा कर दी है और ये मामला असेंबली की कार्रवाई के वक़ार से जोड़ दिया गया है। ఈ అసెంబ్లీ ఇష్యూ అయిన తర్వాత చిరంజీవి గారు ఒక ప్రెస్ ఇష్యూ రిలీజ్ చేశారనమాట. సో నో వన్ ఇన్సల్టెడ్ మీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను మీటింగ్ జగన్ అని. సో జగన్ గారు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయలేదని చెప్పేసి చిరంజీవి గారు ఆన్ రికార్డ్ హీ రిలీజ్ ఎ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్. సో ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు దీన్ని చాలా హైలైట్ చేశారు, మా అన్నని అవమానించారని చెప్పేసి ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ కంప్లీట్ అగైన్స్ట్ యూ. ఎనీథింగ్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్? ఏం జరిగింది ఆ రోజు? సో వాట్ మేడ్ ద కంప్లీట్లీ పోర్ట్రేయింగ్ యూ ఇన్ రాంగ్ వే? పని పాట లేని కాన్వర్జేషన్ను బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి తీసుకొచ్చాడు అసెంబ్లీలో. అసలు ఆయన మాట్లాడాల్సింది ఏంది? అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడాల్సింది ఏంది? ఆయన తాగి మాట్లాడింది ఏంటి? అసలు తాగినోని అసెంబ్లీకి తీసుకొని అసెంబ్లీలో మాట్లాడిచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అని అంటే స్పీకర్కి బుద్ధి లేదు.
తాగినోడు ఆ మాదిరిగా మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఆయన సైకలాజికల్ హెల్త్ ఎట్లుందో, అసెంబ్లీకి వచ్చి ఆ మాదిరిగా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆయన సైకలాజికల్ హెల్త్ ఎట్లుందో ఆయన క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर कांग्रेस हुकूमत पर अपनी बेरहमी का इजहार किया है. अदालत ने हुकूमत से सख्ती से पूछा कि मुद्दत खत्म होने के बावजूद अब तक माहीगीरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए. हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो बाकी मानदा 21 अजला में माहीगीरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के इंतखाबात को जल्द अज जल्द कराए. ताहम हुकूमत ने हाई कोर्ट के इन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया. इस पर मदी राजू सिंघम के रहनुमाओं ने अदालत की तौहीन कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए एक और दरखास्त दायर की. दोबारा समाअत के बाद हाई कोर्ट के जज ने अदालत की तौहीन के तहत रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करने के अहकामात दिए. अदालत ने इस केस की अगली समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है. हनमकुंडा शहर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने गहरे दुख को जन्म दिया है. नामनगर इलाके में वाक़े 30वीं हाई स्कूल के चौथी जमात के तालिब इल्म सरजीत प्रेम की पुरस्रार हालात में मौत हो गई. स्कूल के अमले ने तालिब इल्म के वालिदैन को मतला किए बगैर इसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि लड़का ब्रेन डेड हो चुका था और ये कि उसे सर दर्द की शिकायत के साथ लाया गया था. वालिदैन और अहल खाना ने शदीद हैरत का इजहार करते हुए सवाल किया कि बगैर किसी वाज़े अलामत के ब्रेन डेड कैसे हो सकता है. इस शुबहे पर तालिब इल्म के अहल खाना ने स्कूल के सामने भरपूर एहतजाज किया. सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए स्कूल के सामने बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं. कमरम भीम आसिफाबाद जिला के सरपुर मंडल के मैडीपली गांव में अंदनरेमोआ हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की अलॉटमेंट के मामले में अफरा तफरी पैदा हो गई है. हुक्काम ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस गांव में 150 अंदनरेमोआ मकानात की मंजूरी दी थी, लेकिन अलॉट शुदा जमीन पर तनाज़ा खड़ा हो गया. मकानात की तामीर शुरू होने के दौरान जंगलात के महकमे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुक्काम ने काम को रोक दिया और दावा किया कि मुख्तस की गई जमीन महकमा जंगलात के ज़ेरे कंट्रोल. इस कार्रवाई के नतीजे में मुस्तफीद होने वालों और महकमा जंगलात के हुक्काम के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई. इस सूरत-ए-हाल से वहां सख्त कशीदगी और तनाव पैदा हो गया है. गरीब मुस्तफीदीन जिन्हें मकानात की उम्मीद थी, हुकूमती महकमों के दरमियान इस हम आहंगी की कमी पर सख्त परेशानी का इजहार कर रहे हैं. हैदराबाद के बोराबनड्डा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े नेताजी नगर कॉलोनी में एक ग्रुप फोरमैन ग्रुप मिस्त्री के घर में चोरी की वारदात पेश आई है. सीनापति हरी बाबू नामी शख्स जो तामीराती कामों का फोरमैन है और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है, इस चोरी का शिकार हुआ. नामालूम मुल्जिमान घर में दाखिल हुए जब मिस्त्री के अहल खाना में से कोई भी घर पर मौजूद नहीं था. चोर घर से तकरीबन 76,000 रुपए की नकदी चरा कर फरार हो गए. मुतासरा हरी बाबू ने इस वाक़ये की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी. मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है. ये वाक़या इलाके में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर सवालिया निशान खड़ा करता है. जंगगांव जिला के स्टेशन घनपुर में कुछ जाली बाबाहे की सरगर्मियों ने हलचल मचा दी है. इत्तलात के मुताबिक 4 बाबाहे ने लोगों को शांति पूजा और तवीज़ों के नाम पर धोखा दिया. ये चारों मुल्जिमान मुख्तलिफ दुकानों के ताजिरों को एक खास किस्म का पाउडर छिड़क कर उन्हें बेवकूफ बनाते थे. धोखादही के बाद
वो ताजिरों से पैसे लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम फरार होने की कोशिश के दौरान ताजिरों ने उन्हें देख लिया। जब ये बाबे अपनी कार में फरार हो रहे थे तो ताजिरों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। ताजिरों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वाकया इलाके के लोगों को ऐसे धोखाबाज अफराद से होशियार रहने का इंतबा देता है। ये दिया साहब, ये दिया उसने। गाड़ी के साथ सीज हो जाती गाड़ी। नहीं दिया साहब 500 रुपये, तो अब कैसे देंगे हम साहब? पूरे 5-5 के नोटा दिए बोल के बोल रहे हो लोग। नहीं दिया साहब, दिए होते ले लो आप। नहीं लगाया साहब, कभी नहीं लगाया। नहीं साहब, नहीं लगाया। నా పేరు దిలీప్, స్టేషన్ గన్పూర్. పొద్దున్నే ఈ దొంగ బాబాలు వచ్చి షాప్లలో అందరూ డబ్బులు అడగడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ 10 రూపాయలు ఇవ్వగానే ఇంకొక 50 ఇవ్వండి అని, ఇంకో 100 రూపాయలు ఇవ్వండి అని, తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మాయమాటలు చెప్పి ఏదో పౌడర్ వాళ్ళ మీద ముఖం మీద మొత్తం చల్లి 500, 1000 రూపాయలు, 1500 ఇష్టారంగా వాళ్ళు ఎంత అంటే అంత దోచుకొని వెళ్తారు. దయచేసి అందరూ జాగ్రత్త పడాలి, అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలాంటి దొంగ సాధులు వచ్చినప్పుడు ఎవరిని రానియకండి, 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వకండి. వీళ్ళు కష్టం చేసి మంచిగా బతికి మంచిగా సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ ఇలా దొంగతనానికి పాల్పడి ధర్మం పేరుని ఖరాబ్ చేస్తూ, రాజ్యం పేరుని ఖరాబ్ చేస్తూ వీళ్ళంతా తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి అందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వస్తువులు మీ చేతికి ఇస్తారు, విభూతి ఉన్న ఒక రుద్రాక్ష, ఇవన్నీ ఫేక్ అండి. ఇవేవి నమ్మొద్దు. డబ్బులు మాయం చేసి ఏదో విభూతిలాగా మీ చేతిలో పెట్టడం, ఇవన్నీ వీళ్ళు చేసే మాయాలు. వీళ్ళు అసలు నమ్మొద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. महाराष्ट्र मुंबई के जोगीशुरा वेस्ट इलाके में वाक़े जेएमएस बिजनेस सेंटर में एक भयानक आग भड़क उठी है। आग लगने का यह वाक़या इलाके में खौफ व हरास का सबब बना है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जा रही है, ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका है कि कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। फायर ब्रिगेड एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे से इमारत और आसपास के इलाके में काफी माली नुकसान का अंदेशा है। हुक्काम इस वाक़ये की मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जाएगी। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत घाटकेसर इलाके में मुबैना मवेशी स्मगलरों की फायरिंग से एक गाय मुहाफिज, जिसका नाम सोनो सिंह बताया गया है, के सीने में गोली लगने के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब सोनो सिंह ने मुबैना स्मगलरों को रोकने की कोशिश की। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हो गए। इस हमले की खबर फैलते ही बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट एटाला राजेंदर ने एक निजी अस्पताल में जख्मी सोनो सिंह की इयादत की। दोनों रहनुमाओं ने इस हमले की शदीद मजम्मत की और हुक्काम से मुतालबा किया कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वाक़ये ने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं।